हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 14 का भाग 2। तो पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि एयर पॉल्यूशन और जो वाटर पॉल्यूशन है उसके कारण क्या क्या हैं, किस वजह से होते हैं। तो अभी इस भाग में हम देखेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आज के युग में बढ़ती हुई जनसंख्या तथा विकसित होती हुई औद्योगिक व्यवस्था के बहुत से ऋणात्मक पहलू हैं। उनमें से एक है अपशिष्ट। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुओं का उपयोग कर उन्हें फेंक देता है और यही अपशिष्ट कहलाता है। सामान्यतः अपशिष्ट या तो द्रव होते हैं, जैसे कि नहाने धोने के बाद बचने वाला पानी, और ठोस जैसे कि कचरा, बचा हुआ खाना आदि होता है। और इसके स्रोत क्या क्या होते हैं। सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, तो इसके सोर्स होते हैं डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल ऑफ कमर्शियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, मेन एंड एनिमल वेस्ट, मीनिंग बेस्ड वेस्ट। इसके अंतर्गत घरेलू कचरा, बचा हुआ खाना, उपयोग के पश्चात कागज, टूटी फूटी बोतलें आदि आती है। और किसी के करने के बाद जो उपज के बाद जो डंठल, भूसे, चारे के लिए जो बची हुई घास होती है, गोबर इत्यादि, ये सब प्रदूषण के कारक होते हैं। नीड फॉर मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल है उसकी मात्रा में लगातार वृद्धि तथा जमाव होने से भूमि, जल एवं वातावरण प्रदूषण में लगातार वृद्धि होती जा रही है। इसलिए इसके प्रबंधन की बहुत ही आवश्यकता पड़ गई है। इसके अंतर्गत पहला है कलेक्शन। इसमें अपशिष्ट पदार्थों को उनके स्रोतों से एकत्रित करना संग्रहण कहलाता है। जैसे घरों, सड़कों, कारखानों आदि से प्राप्त होने वाले कूड़े कचरे को सर्वप्रथम उन्हें एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है तथा समाज के प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वह अपशिष्ट पदार्थों को उस निर्धारित स्थान पर ही फेंके जहां पर यह कार्य और आसान हो जाता है। और दूसरा है रिमूवल। इट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ अ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, मतलब कि अपशिष्ट पदार्थों के संग्रहण के पश्चात उसके निपटारे का एक द्वितीय चरण होता है। इस चरण में पूर्व में संग्रहित कचरे का सावधानी पूर्वक सुरक्षित वाहनों द्वारा निर्धारित स्थान पर एकत्रित करके उसका निस्तारण किया जाता है। डिस्पोजल ऑफ अ सॉलिड वेस्ट, इसमें ठोस अपशिष्ट के निस्तारण में निम्न विधियां का उपयोग की जाती है, जैसे कि कंपोस्टिंग, और जो भस्मीकरण होता है इंस्ट्रक्शन। इस विधि में ठोस अपशिष्टों को सड़ाकर उनसे खाद तैयार की जाती है। ठोस अपशिष्टों को निस्तारण में यह प्रक्रिया अत्यधिक उपयोगी होती है। और जो भस्मीकरण होता है उसमें अपशिष्ट पदार्थ आकार में बड़े होने के कारण अधिक स्थान घेरते हैं तथा जल्दी ही अपघटित नहीं हो पाते हैं, अतः इन्हें जला दिया जाता है, जैसे कि प्लास्टिक, पुट्ठे, पेपर आदि। रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, आजकल रेडियो एक्टिव पदार्थों का उपयोग चिकित्सा विज्ञान, ऊर्जा उत्पादन तथा जलयान, विशेषकर पनडुब्बी संचालन तथा हथियारों के उत्पादन में किया जा रहा है। और जो रेडियो एक्टिव अपशिष्ट के जो प्रमुख स्रोत होते हैं उसमें नाभिकीय रिएक्टर्स उत्पन्न अपशिष्ट होते हैं। वेस्ट बाय न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, मतलब कि नाभिकीय विस्फोट से उत्पन्न अपशिष्ट होता है। तथा रेडियो सक्रिय अपशिष्टों के अन्य स्रोत होते हैं, जैसे कि अदर सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट में परमाणु ऊर्जा घरों से बड़े पैमाने पर कचरा, नाभिकीय कचरा निकलता है, इसे समुद्र में डंप किया जाता है। इसके अलावा शोध कार्य तथा अन्य कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी इस ऊर्जा का उपयोग होता है। ये सभी किसी न किसी रूप में रेडियो एक्टिव प्रदूषण फैलाते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये जो ग्रीन हाउस होल्ड इफेक्ट होता है, ये सामान्य परिस्थितियों में जब वातावरण में CO2 की सांद्रता सामान्य होती है, पृथ्वी की सतह का तापमान उस पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा एवं पृथ्वी के द्वारा परिवर्तित सौर ऊर्जा के कारण नियंत्रित किया जाता है। परंतु जब वातावरण में CO2 की सांद्रता में वृद्धि होती है अर्थात नमी होती है, तो इसकी मोटी परत परिवर्तित होने वाली जो हीट होती है उस ऊर्जा को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती है, जिसके कारण वातावरण में तापमान ठीक उसी प्रकार बढ़ जाता है जिस प्रकार की ग्रीन हाउस में तापमान वृद्धि हो जाती है। ग्रीन हाउस होल्ड एक ऐसी संरचना होती है जिसकी दीवारों एवं छत कांच की बनी होती है, जिसमें सूर्य से आने वाली विकिरण को हरित गृह यानी कि ग्रीन हाउस होल्ड के अंदर जाती है, परंतु उत्सर्जित होकर निकल नहीं पाती है। ग्रीन हाउस गैस,
प्रारंभ में जो ग्रीन हाउस होता है उसमें हरित गृह प्रभाव के लिए केवल CO2 को ही जिम्मेदार माना जाता था, परंतु अब आधुनिक वैज्ञानिकों ने स्पष्ट कर दिया है कि CO2 ही इस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसमें कई अन्य गैसें भी सम्मिलित हैं, जैसे कि मीथेन, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड आदि। सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस। बहुत से उद्योग एवं कृषि कार्यों के फलस्वरूप अनेक प्रकार की हानिकारक गैस उत्पन्न होकर वातावरण में एकत्रित होती जा रही है, जैसे कि उद्योगों के संचालन में जीवाश्म ईंधन के जलने से CO2 उत्पन्न होना, धान की खेती एवं पशुपालन से मीथेन गैस का उत्पन्न होना आदि। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। कार्बन डाइऑक्साइड के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अवशोषक गुण के कारण ही CO2 को पृथ्वी का ताप निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक माना गया है। ग्रीन हाउस गैसों में इसकी मात्रा में वृद्धि के साथ साथ पृथ्वी के सभी भाग में तापमान में वृद्धि एक समान नहीं होती है। इसके और भी कई दुष्प्रभाव हैं, जैसे कि राइज ऑफ सी लेवल, डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, इफेक्ट ऑफ इकोसिस्टम, इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, इफेक्ट ऑन प्लांट, इफेक्ट ऑन ओजोन लेयर। केस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन ऑक्सीकरण का एक अन्य रूप है। यह एक नीली विस्फोटक गैस होती है। वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन गैस पराबैंगनी किरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रे के प्रभाव में ओजोन गैस बनाती है तथा वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है। इसके अतिरिक्त वायुमंडल के विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप भी उत्पन्न होती है। वायुमंडल में उपस्थित NO2 गैस विघटित होकर ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन यानी कि नेस्लेंट ऑक्सीजन बनाती है, जो कि O2 के अणुओं से क्रिया करके O3 का निर्माण करती है। प्रकृति में O3-O2 सांद्रण बनाए रखने के लिए O2 का O3 में परिवर्तन तथा O3 का O2 में परिवर्तन होते रहता है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन गैस वायुमंडल एवं जीवों के लिए अत्यंत लाभदायक होने के साथ साथ हानिकारक भी होती है। यह अत्यंत क्रियाशील है, जो कि फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है तथा वायुमंडल में O3 की कमी भी हानिकारक होती है, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर एक सुरक्षात्मक कवच के रूप में होती है। सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों के कारण नाभिकीय अम्ल, प्रोटीन, लिपिड, मेलानिन आदि में प्रकाश रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इसके प्रभाव से त्वचा का कैंसर, आंखों की कार्निया तथा नेत्र श्लेष्मा भाग में अल्सर उत्पन्न होने की संभावना होती है। ओजोन परत के क्षीण होने से कई रोग भी होते हैं। ओजोन परत के अपक्षय को रोकने के उपाय निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए तथा CFC के स्थान पर अन्य प्रतिशत गैसों के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। डिफोरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई। ऐसा विस्तृत क्षेत्र जहां पर पेड़ पौधे तथा घास आदि का सघन आवरण होता है वन कहलाता है। फॉरेस्ट इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ रिन्यूएबल टाइप ऑफ कंसिस्ट ऑफ अ विल्ड ग्रोथ इन सेवरल प्लांट। केस ऑफ डिफोरेस्टेशन। वन विनाश के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, ओवरगेजिंग, कन्वर्सन ऑफ फॉरेस्ट एरिया इनटू प्लांटेशन इन इंडस्ट्रियल एरिया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मीनिंग एग्रीकल्चर, अदर केस। मतलब कि वनों में आग लग जाना तथा वनों के क्षेत्रफल में कमी आना, पर्यावरण का असंतुलित होना, वनों का चारागाहों में परिवर्तित होना यानी कि जो चारा के लिए घास आदि की जरूरत होती है उसमें परिवर्तन कर देना। वनों से हमारा पुराना और गहरा संबंध है, इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इस बात से भली भांति परिचित होते हुए भी हम वनों को अपनी सुविधा के लिए तेजी से काटते जा रहे हैं, जिसके कारण कई दुष्परिणाम होते हैं जो हमारे सामने दिन ब दिन आते जा रहे हैं। वनों की कटाई से भूमि का कटाव बढ़ रहा है, क्योंकि वर्षा का जल पृथ्वी पर सीधे गिरकर तेजी से बहता है और उपजाऊ सतह को बहा ले जाता है। इस प्रकार मृदा की उपजाऊ यानी कि उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। हमें जंगल को बचाने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। वनों का विस्तार ही वनों का सर्वोत्तम संरक्षण है। वनों की कटाई पर रोक लगनी चाहिए। वनों को आग से बचाना चाहिए। परिवहन मार्गों का विकास होना चाहिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रेज, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेट्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम विल्ड एनिमल, प्रोटेक्शन फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस।
वनों की सुरक्षा के लिए जंगली क्षेत्रों में सड़क परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास करना बहुत ही आवश्यक है। इससे वनों को सुरक्षित रखने में शासन को आसानी होगी। परंपरागत वानिकी के अतिरिक्त कृषि वानिकी, विस्तार वानिकी तथा रक्षा पंक्ति वानिकी तथा सामाजिक वानिकी विकास पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इस चैप्टर से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच गैस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? तो इसका आंसर है CO2, CH4, CFC, N2O। व्हाट इज अदर नेम ऑफ ओजोन लेयर? तो इसका आंसर है एब्रेला लेयर। विच डेवलप्ड कंट्री यूज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CFC? तो इसका आंसर है अमेरिका एंड यूरोप। व्हाट इज मेनली प्रेजेंट इन अ डोमेस्टिक सीवेज? तो इसका आंसर है बायोलॉजिकल डिफ्रेटिंग कार्बनिक सबस्टेंस। व्हाट इज द नोन एज टेरर ऑफ बंगाल? तो इसका आंसर है इचोर्निया क्रासिपिस। राइट द 2 वाटर बोर्न डिसीज? तो ये है एमेबिएसिस एंड टाइफाइड। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्स-रेज इन लिविंग बीइंग? तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रही हूँ, आप बुक से ही इसे खोज लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, राइट द टाइप ऑफ पॉल्यूशन? तो ये भी इसी बुक में है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑफ एयर पॉल्यूशन केज्ड ड्यू टू फायरवर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय सोल इरोजन एंड डिफोरेस्टेशन? तो ये थे इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।